ये तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई में जो दारुसलाम पहुंच गए, वहां पर होटल पहुंचने पर उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने किस तरह से, किस जोश के साथ, किस उल्लास के साथ, किस उत्साह के साथ स्वागत किया, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है, पहले ब्रुनई की और फिर सिंगापुर की, उससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से लौटते हैं आज की खास चर्चा पर, और जो हमारी खास चर्चा आज है वो हिमाचल में जो शॉर्टकट पॉलिटिक्स से शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। विनोद जी अपनी बात रख रहे थे। विनोद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर राहुल जी के पास भी और संजय जी के पास भी मैं जाऊंगा। जी लाल जी, अभी मैं दोनों का प्रवक्ताओं का सुना था। संजय जी जो डेटा रख रहे थे और राहुल जी जो अपने तर्कों के साथ में, जो कांग्रेस पार्टी इसमें अपने एक लॉजिक के साथ आई है, उसको भी वही दोहरा रहे थे। समझने की ज़रूरत है कि राज्य सरकार में जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। अभी तक ये संकट जो है हिमाचल की, वो ऐसा नहीं है इस तरह की संकट पहले नहीं कहीं हुई होगी, लेकिन उस समय में की सरकारें की अपनी एक प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी ये थी कि राज्य सरकार के जो एम्प्लॉई हैं और पेंशनर्स हैं, उनकी सैलरी प्रायोरिटी थी। तो जाहिर सी बात है कि 1 तारीख को सबको सैलरी आना था, तो आई। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट है, आप ये सीएजी की रिपोर्ट पे गौर कीजिए हिमाचल प्रदेश का, तो अब भी सीएजी के 26-27 में आते आते जो राज्य सरकार का कम से कम 20,000 करोड़ से ज़्यादा सैलरी पे खर्च होनी है राज्य सरकार के कर्मचारियों पर, और जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशनर्स पर लगभग 16,000 करोड़ खर्च होने हैं। तो आप सोच लीजिए कि जिस राज्य में पेंशनर्स, और अभी उस डेटा में ये भी बताया गया सीएजी की रिपोर्ट कि आने वाले समय में ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि जो पेंशनर्स जो है वो एम्प्लॉई जो है, प्रेजेंट एम्प्लॉई, उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो जिस सरकार के पास पेंशन और एम्प्लॉई की सैलरी ये प्रायोरिटी है, उस सरकार के पास में ये फ्री भी बनता कहाँ से है, बचता कहाँ से है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सरकारें शुरू से, आप देखिए कि जो इनर फाइटिंग थी कांग्रेस के बीच में, सुक्खू के बीच में और वो वहाँ राजा साहब के परिवार के बीच में, तो इसका ये नतीजा ये था कि आपके पास एक संवैधानिक बाध्यता है, जिस बाध्यता के कारण आप इतने मंत्री बना सकते थे, लेकिन उस मंत्री के बनने के बजाय वो कैबिनेट का दर्जा देके आपने दर्जनों लोगों को आपने एक तरह से संतुष्ट किया। जो सुक्खू के लिए प्रायोरिटी ये है कि करोड़ों रुपये अगर कैबिनेट के दर्जा प्राप्त लोग जो हैं उनके सैलरी और उनके भत्ते में आप खर्च करते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी निश्चित रूप से सैलरी नहीं है, वहाँ के एम्प्लॉई नहीं है, जो है तो वो आपको पहले अपने इस तरह के जो राजनीतिक झंझावात को आप बचाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, उसमें कम से कम आपको सुक्खू सरकार को प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और उस प्रायोरिटी में लगता है कि कर्मचारी और वहाँ के आम लोग नहीं है। राहुल लाल जी, ये कहने से काम तो नहीं चलेगा। राहुल लाल जी, सिर्फ डेटा गिनाने से काम नहीं चलेगा कि उसमें उस समय इतना था, उस समय इतना था, क्योंकि लोग हैं और कर्मचारी हैं, वो तो सवाल पूछेंगे कि ये मिसमैनेजमेंट हुआ क्यों। लालचंद जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि कर्मचारियों को अगर 1 तारीख को वेतन मिल रहा था तो उनको अभी भी 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए था। लेकिन जो परिस्थितियां वहां पे बनी है, मैं कह रहा हूं कि एक राज्य की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई। अब इसमें केंद्र सरकार को चाहिए कि वो दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचे। देखिए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। आप बोलिए, लेकिन आप कुछ ऐसा बोल देते हैं ना जो कि हमें बीच में बोलना पड़ जाता है। लालचंद जी, हम नहीं चाहते हैं बीच में बोलना। हाँ लालचंद जी, देखिए मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं प्राकृतिक आपदा को आप लोग भले नहीं मान रहे, लेकिन मैं खाली एक आंकड़ा रख दूं कि जिस समय वहां पे पूर्व की सरकार थी, वहां पे कर्ज और जीडीपी का अनुपात था 43%, और इन्होंने इन तमाम योजनाओं के साथ उस कर्ज के अनुपात को 40% लाया, 3% जीडीपी के तुलना में उस अनुपात को घटाया। तो एक छोटा राज्य, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने भी कहा, उनके प्रवक्ता ने भी कहा कि उनको कर्ज लेने और भी कई छोटे राज्य हैं, और भी कई छोटे राज्य हैं, बगल में उत्तराखंड भी है। छोटा राज्य का उदाहरण, अभी इस समय हिमाचल प्रदेश पर 87,000 करोड़ का कर्ज है, उत्तराखंड के ऊपर 90,000 करोड़ का कर्ज है। लेकिन अब चूंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह है, तो वहां पे वो समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं दलगत भेदभाव की स्थिति आ जा रही है। उसी के ऊपर मैं हमला कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 जिस तरह से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करता है, वो ग्रांट मिल भी रहा है जिसके बारे में आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन राहुल जी,
आपकी बात अच्छी तो लग रही है सुनने में, लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर इसी तरह मिसमैनेजमेंट पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल या बीजेपी शासित राज्य भी ले लीजिए, कोई बीजेपी शासित राज्य भी अगर इस तरह का मिसमैनेजमेंट करती है, कब तक केंद्र सरकार कहां से ला करके देती रहेगी? ये भी जरा सोचिए, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। मैं संजय जी से, आपने जो सुझाव दिया है उस पर संजय जी का कमेंट लेता हूं। संजय जी, क्या ये रास्ता है क्या जो रास्ता राहुल लाल जी सुझा रहे हैं? बिल्कुल, मैं मिश्र जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं। जो मिश्र जी ने कहा था, राहुल जी के साथ नहीं हूं सहमत। मिश्र जी ने जिस तरह से बात को रखा है, जो मुझे बोलना था वो उन्होंने पहले ही कवर कर दिया है कि अपने मित्रों को खुश करने के लिए लगभग 20 एडवाइजर्स, उनकी फौज, जिनको 4 से 5 लाख रुपया कम से कम महीने का उनके ऊपर खर्च हो रहा है जी। अभी मंत्रिमंडल का गठन होता नहीं है, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और अपने मित्रों को 6 सीपीएस बना देते हैं, जिसका प्रचलन पूरे देश में बंद है। उनको कैबिनेट मंत्री का स्टेटस देकर के उनको सीपीएस बना दिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। रिटायर्ड एंड टायर्ड अधिकारी, उनको अपना एडवाइजर्स लगाया है। जिन अधिकारियों को कांग्रेस पानी पी पी करके कोसती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लगाए हुए अधिकारी ये प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री की प्रथम पंक्ति में बैठे हुए एडवाइजर्स हैं। ऐसी फौज ये खड़ी ठीक कर है, दी। मैं मानता हूं कि ये भी एक मुद्दा, इसका भी असर हुआ होगा, लेकिन बड़ा असर जो हुआ है वो तो फ्रीबी से हुआ है। मुख्यमंत्री के अंदर कहीं गंभीरता नजर नहीं आती। देखिए संजय जी वहां पे है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। प्राकृतिक आपदा बड़ा आपदा राहुल जी आपदा के ऊपर भी आ जाते हैं, आपदा के ऊपर भी आ जाते हैं। जो आपदा का पहला आकलन बना करके जो सरकारी अधिकारियों ने केंद्र सरकार को भेजा वो 6,700 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री कभी कहते हैं 12,000 करोड़, कोई मंत्री उठता है 15,000 करोड़, और मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं कि 10,000 करोड़ ये बोले कि आपदा का आई 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 10,000 करोड़ का चेक केंद्र सरकार काटे और इनको दे दे। इनकी जो फ्री बीज वाली जो इन्होंने वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए 2653 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर दिया। राहुल जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, राहुल जी बोलिए जल्दी से। मैं केवल इतना कह रहा हूं, देखिए इनका मैनेजमेंट, देखिए प्राकृतिक आपदा से पहले संजय जी आप मैनेजमेंट देखिएगा तो आप देख लीजिए 2022 में क्या कर्ज की दर थी और वो कितनी बढ़ी 2023 में। फिर से डेटा आ गया। डेटा हम लोग भी बहुत बता चुके हैं राहुल जी डेटा सब लोगों ने बहुत गिना दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल में लोगों और कर्मचारियों के खाते में पैसे नहीं है, ईएमआई बाउंस हो रही होगी वहां पर, और ये संकट, हिमाचल का ये संकट कहीं ट्रेलर ना हो, खासतौर पर उन राज्यों के लिए जहां पर फ्रीबी पॉलिटिक्स जो सबसे ज्यादा होती है। चुनावों के दौरान बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे कर दिए जाते हैं और उसके बाद ये असर होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका राहुल लाल जी, संजय शर्मा जी। और अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ फिजा ही नहीं बदली, जम्मू कश्मीर में वहां की पॉलिटिक्स भी बदल गई और उन लोगों की आइडियोलॉजी भी बदल चुकी है जो पहले बंद, हड़ताल और बायकॉट करते थे और अब कहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। करेंगे इस पर बात।